अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नाम युगाम्यहम्। नमस्कार, मैं अर्क पांडे और आप देख रहे हैं प्रज्ञापुंज चैनल साधना से समाधान। मित्रों, प्रज्ञापुंज चैनल केवल एक चैनल ही नहीं बल्कि वह मंच है जिसने समाज को साधना के मार्ग के प्रति अग्रसर होना सिखाया है। यह उन विभूतियों के व्यक्तित्व का संगम है जिन्होंने अपने ज्ञान, पराक्रम, सेवा तथा नाना प्रकार की कलाओं से इस मातृभूमि का मान बढ़ाया है। मित्रों, आज हमारे साथ ऐसे ही एक विलक्षण व्यक्तित्व वाले समाज सेवी, जिन राष्ट्रनिष्ठ व्यक्ति उपस्थित हैं, जिनका परिचय उनके शब्दों ने नहीं उनके बाणों ने दिया है। हम स्वागत करते हैं धनुर्विद्या के मर्मज्ञ विद्वान, तीरंदाजी में भारत के पूर्व कप्तान, जिनके अभ्यास और प्रगति ने पूरे देश का सर गर्व से ऊंचा कराया है, श्री आदित्य कुमार जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं प्रज्ञापुंज के मंच पे। तो आरंभ करते हैं आज का विशेष संवाद साधना से समाधान की इस मार्ग पर प्रज्ञापुंज के साथ। नमस्कार आदित्य जी। नमस्कार जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे मंच पे पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को अपना परिचय स्वयं दें। मैं आदित्य कुमार, गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ से अध्ययन प्राप्त किया है मैंने, और वहीं से ही मैंने धनुर्विद्या का प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है, और वर्तमान में मैं संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में धनुर्विद्या प्रशिक्षक के पद पर सेवारत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। हम जानना चाहेंगे कि तीरंदाजी के करियर की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आपने कैसे उसमें संघर्ष किया। पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को बताएं। बार्सिलोना ओलंपिक में हमारे भारत से 86 लोगों का टीम गया हुआ था, जिसमें तीरंदाजी की टीम भी थी, और उस समय हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी विवेकानंद जी गंगोत्री के यात्रा पर गए हुए थे। उनके साथ थे मेरठ के उदीयमान व्यवसायी माननीय सुभाष गुप्ता जी, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। उस समय जब वे गंगोत्री में थे तो उस समय उन्होंने समाचार पत्र में पढ़ा कि 86 लोगों की टीम गई हुई थी ओलंपिक में और वहां से बिना कोई पदक लिए लौट करके आई है। तो उससे उन्हें बहुत ही दुख हुआ। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि क्या हम देश के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें भी कुछ करने के लिए प्रेरित कीजिए, कुछ मार्ग बताइए। क्योंकि अर्जुन, एकलव्य, राम आदि जितने भी हम धनुर्धरों का नाम सुनते हैं वे सब गुरुकुल से ही शिक्षा प्राप्त थे। तो क्या हम गुरुकुल में तीरंदाजी या कोई खेल ऐसा जो संभव हो नहीं प्रारंभ करा सकते हैं? तो स्वामी जी ने उन्हें सहर्षी अनुमति दे दिया कि आप गुरुकुल में धनुर्विद्या का प्रशिक्षण प्रारंभ करवाइए। उस समय न हमारे गुरु जी को पता था कि कैसे धनुष तीर होते हैं आधुनिक, न ही उनको। इसके बाद उन्होंने खोजना शुरू किया कि ये धनुष तीर कहाँ से मिलेगा। तो दिल्ली से 2 इंडियन राउंड बम्बू बो जिसको बोलते हैं वो, और कुछ तीर और 2 टारगेट आए। उसके लिए स्वामी जी ने कहा कि जो है पहले धनुष तो ऐसे किसी को नहीं मिलेगा, जो सबसे अच्छा लक्ष्य साधेगा उसी को मिलेगा। इसलिए पहले अपने आप एक धनुष बनाओ, बांस का या लकड़ी का, और उससे प्रैक्टिस करो, जो अच्छा लक्ष्य साधेगा उसी को मिलेगा। अब उसी कड़ी में कुछ दिनों बाद दिल्ली से एक प्रशिक्षक जो गुरुचरण सिंह जत्थेदार जी थे उनको आश्रम में बुला करके लाया गया। उन्हीं के द्वारा प्रशिक्षण वहां प्रारंभ करवाया गया, और उस समय पुनीत और योगेंद्र सिंह, इन दोनों लड़कों ने सबसे अच्छा निशाना साध करके इन दोनों को धनुष मिला। कुछ दिनों बाद देखिए कि कैसे लगन होना चाहिए। गुरुजी रात को 2 बजे के लगभग आश्रम में भ्रमण करते हुए छात्रावास की तरफ आए, तो उन्हें ऊपर हॉल से धप धप की आवाज सुनाई दी। तो स्वामी जी ने पूछा कि कहाँ अस्ति ऊपरी, कि ऊपर कौन है? तो ऊपर से आचार्य वेद कुमार जी ने कहा, जो कि उस समय आश्रम में व्यवस्था भी देखते थे। बाहर आकर के उन्होंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़ करके कहा कि जो है मैं हूँ। स्वामी जी ने कहा कि ऊपर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो मैं तीर चलाने का अभ्यास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। आदित्य जी, हम जानना चाहें कि आज के समय भारत में तीरंदाजी की क्या व्यवस्था है और पूर्व से अभी तक में क्या उन्नति हुई है? देखिए, हमारे समय में हमें तो धनुष तीर ही नहीं मिल पाते थे। बहुत कठिनाई से कई बार अपने आप हम मोटी मोटी अंगूठी जितने मोटी लकड़ी को छील करके इंडियन राउंड के लिए तीर बनाते थे, अपने आप चाकू से छील कर। रात को 2-2 बजे 3-3 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। कई बार तो आश्रम में प्रैक्टिस करते हुए सुबह की घंटी भी हम लोग ही लगा देते, मतलब पूरी रात अभ्यास करते थे। क्योंकि गुरु जी का सख्त निर्देश था कि दिन में आश्रम के नियमों में चलना है और अतिरिक्त समय में अभ्यास कर सकते हो। क्योंकि गुरुकुल परंपरा में वहाँ धनुर्विद्या नया नया प्रारंभ हुआ था, तो उस समय हमारे लिए
बहुत कठिन था और हम विदेशी धनुष के बारे में जानते ही नहीं थे। जब प्रतियोगिताओं में गए तो पता लगा कि जिन धनुष तीरों से हम अभ्यास कर रहे हैं ये बहुत निम्न स्तर के हैं जी, इससे हम बाहर जा ही नहीं सकते। फिर उसके बाद कहीं से स्वर्गीय सुभाष गुप्ता जी ने एक अमेरिकन कंपनी का धनुष था, व्हाइट कंपनी का, उसका व्यवस्था कराया और कुछ एल्युमिनियम के तीर उसी से पहले, क्योंकि वरिष्ठ भी थे आचार्य वेद कुमार जी, उन्हीं को ही वो दिया गया, वहीं से प्रारंभ हुआ। तो हमें भी एक उत्साह जगा कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमें भी मिलेगा जी। उस समय मैं स्वामी जी का सेवा भी करता था, गुरु जी का। तो गुरु जी से मेरा तो धनुर्विद्या ऐसे ही प्रारंभ हुआ कि जब उन लोगों को मैं चलाते हुए देखता था मेरा भी मन करता था। तो मैंने एक दिन अपने प्रशिक्षक महोदय से ही कहा जो दिल्ली से आते थे कि जब आप जाएं तो गुरु जी से निवेदन कर दीजिएगा कि जो है मैं भी सीखना चाहता हूँ जी। तो उन्होंने कहा होगा। तो जब मैं स्वामी जी के पास गया तो स्वामी जी ने कहा कि यदि चाहता है तो कर, किसने मना किया है। तो उसके बाद मेरा धनुर्विद्या में प्रवेश प्रारंभ हुआ और मैंने। अच्छा आदित्य जी, हम जैसे जानते हैं कि आपने भारत टीम को भी ट्रेन किया है, तो आपके प्रशिक्षण के उपरांत या कह लें कि आपके प्रशिक्षण में भारत टीम ने क्या उपलब्धियां हासिल की, वो दौर कैसा रहा आपका? देखिए, मैं इस विषय में तो योग को भी बहुत महत्व दूंगा। जब मैं NIS कोर्स 98-99 में करके आया, मैं उत्तर प्रदेश का पहला धनुर्विद्या प्रशिक्षक हूँ। 98-99 में मैं डिप्लोमा करके आया और मैंने गुरुकुल में ही प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया जी। संभवतः 2000 की बात है। बिहार मुंगेर में एक योग महाविद्यालय, वहां से स्वामी महेशानंद जी आए थे हमारे गुरुकुल में और उन्होंने ये स्वामी जी के सामने जो है प्रस्ताव रखा कि हम योग का क्या प्रभाव पड़ता है धनुर्विद्या पर या खेल पर, हम इस पर जो है रिसर्च करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने कुछ खिलाड़ियों को हमारे वहां पर भेजिए। तो 4 महीने तक हम वहां पर गए और वहीं रह करके सुबह से लेकर के शाम तक हम लोगों का वहां का कार्यक्रम जो था, सुबह आसन प्राणायाम आदि करते थे, फिर उसके बाद त्राटक करते थे, फिर अल्पाहार आदि करके हम प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। दोपहर आते थे, भोजन करते थे, फिर प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। शाम को आते थे, फिर हम लोगों का त्राटक होता था, मोमबत्ती पर त्राटक होता था। सुबह तो टारगेट फेस पर या उगते हुए सूर्य पर त्राटक होता था जी। और उसके बाद वहां जो है नियमित रूप से भजन कीर्तन होता था, वो जी भी नियमित रूप से हम लोग करते थे और वेद पाठ आदि का अभ्यास जैसे भी वहाँ व्यवस्था था उनके नियमों के अनुसार हम चलते थे। किंतु हम लोगों ने ये अनुभव किया, जब तक वहाँ अभ्यास करते रहे तब तक तो ये बात समझ में नहीं आया, किंतु जब वहां से आए सभी का स्कोर अचानक बढ़ा। और ये मान लीजिए सत्यदेव का उस समय, वो सत्यदेव ओलंपियन है जी। और मुझे खुशी है कि जिस समय वो ओलंपिक खेला उस समय उसका प्रशिक्षक मैं ही था। अरे वाह। गुरुकुल प्रभात आश्रम में ही मैं था उस समय 2004 में और 2004 का ओलंपिक वो खेला है। और अच्छा, कभी आपको अवसर नहीं मिला ओलंपिक तक जाने का? नहीं, उस समय मुझसे पूछा गया था, जो उस समय भारतीय तीरंदाजी संघ के उपाध्यक्ष थे पारेश मुखर्जी, उन्होंने कहा कि पासपोर्ट दो। अब उस समय मेरे पास पासपोर्ट तैयार नहीं था तो मैं वंचित रह गया, किंतु मैं दुखी नहीं हुआ। मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरे सिखाए हुए लड़कों में से उस समय जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीमें जाती थी 50 से 75% मेरे ही सिखाए हुए होते थे, गुरुकुल प्रभात आश्रम के बच्चे होते थे। मुझे इसकी प्रसन्नता है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि पूर्वकालीन में जिस तरह से योग आवश्यक था, त्राटक की क्रियाएं होती थी, आज की शिक्षा नीति में जिस तरह से ये अभ्यास नहीं हो रहा है, तो इससे क्या दुष्परिणाम समाज में देखना पड़ रहा है? देखिए, मैं तो आज भी ये मानता हूँ, जैसे अच्छे प्रदर्शन के लिए जगह जगह सरकार ने संस्था बना रखी है। सोनीपत में है, उसमें बहुत सारे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। औरंगाबाद में है, कलकत्ता में है, पटियाला में है, आसाम में है। जगह जगह इन्होंने एक्सेलेंसी के नाम पर जो है हायर परफॉर्मेंस सेंटर खोले हुए हैं। किंतु वहां पर मैं देख रहा हूं कि जिन खिलाड़ियों को वे चयनित करके ले करके जाते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष बाद उन लोगों का स्कोर डाउन हो जाता है तो उनको वहां से फिर निकाल दिया जाता है। तो इसमें मैं लड़कों की तो कमी नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों ने ही सिलेक्शन करके उनको सेलेक्ट किया है और वहां जाने के बाद उनका स्कोर कम हुआ है तो प्रशिक्षण में ही कुछ ना कुछ कमी है, अभाव है उसका। या तो आप सही से उनको ट्रेनिंग नहीं करा पा रहे हैं, योग का सम्मेलन नहीं है, उसमें ध्यान का सम्मेलन नहीं है, किसी न किसी चीज की कमी है।
क्योंकि उनके भोजन और उपकरण आदि सुविधाओं पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। हमारे भी विश्वविद्यालय के 2 लड़के इस समय, एक औरंगाबाद में है अक्षत सिंह, विशाल सिंह इस समय आसाम में है जी, और ये भी उन्हीं सेंटरों में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो इन लोगों का कहना है कि जो है प्रशिक्षण की कमी लगती है उन्हें, इसलिए बीच बीच में, क्योंकि विश्वविद्यालय में है तो बीच बीच में आते हैं यहाँ पर, तो उनका अनुभव सुनने के बाद ये पता लगता है। कह सकें तो एक डेली जो है, जो अभ्यासी हैं, जो तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए डेली का? आजकल हर एक चीज प्रतियोगिता का युग आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तीरंदाजी में ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ध्यान ही कर सब कुछ है, और ये ध्यान की आवश्यकता एक सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी है, तो ये रूटीन कहीं ना कहीं बराबर भी हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में बताएं। आपने ध्यान शब्द बड़ा अच्छा पूछा। ध्यान का मतलब सभी ये सोच लेते हैं कि टारगेट पर ध्यान देना है, जबकि टारगेट पर ध्यान देना तो हमारा केवल 5% ही काम करता है। केवल हमें एमिंग पॉइंट को टारगेट से मिलाना है जी। बस इतना ही है। बाकी सब ध्यान जो भी है हमें टेक्निक पर देना है जी, क्योंकि ये टेक्निकल गेम है। टेक्निक यदि आपका सही है तो सभी तीर आपके लक्ष्य पर ही लगेंगे। इसीलिए भारत में या विदेश में जहां पर भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, खिलाड़ी सुन रहे हैं, आप अपने टेक्निक पर ध्यान दीजिए। मुख्य रूप से आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी जब अभ्यास करता है अपने आप को नहीं देख पाता है, इसलिए उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। कोच ही देख करके बताता है कि आप ये गलती कर रहे हैं, तो उस गलती को सुधारें। और फिर भी आप उसमें सफल नहीं हो रहे हैं तो चिंतन मनन कीजिए कि कहाँ कमी रह गई है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि कोई भी चीज असंभव है। जहां आपने हार मान लिया वहीं आपकी सफलता खत्म। जब तक आप में आगे बढ़ने की भूख है जी, जब तक आप अपने स्कोर से संतुष्ट नहीं है कि मुझे और अधिक मारना है, जब तक ये भूख है तभी तक आप आगे बढ़ पाएंगे जी। ये अच्छा, निश्चित है। जैसा मेरा प्रश्न था कि डेली रूटीन क्या होना चाहिए एक धनुर्विद्या के विद्यार्थी का, या कोई विद्यार्थी की डेली रूटीन कैसी होनी चाहिए? देखिए, सीधी सादी बात है कि अलसस्य कुतो विद्या। किसी भी प्रकार की विद्या है, यदि आलसी है तो उसको प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो आलस्य छोड़ देना है, और केवल विद्यार्थी आलस्य छोड़ेगा तो बात नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगी। कोच पर भी सेम नियम लागू होते हैं। यदि कोच 1 घंटा लेट पहुंचता है फील्ड में तो खिलाड़ी भी 1 घंटा लेट ही आएगा। वो भी कुछ ना कुछ बहाना बना करके बच जाएगा कि आज इस वजह से मुझे लेट हो गया, कल उस वजह से हो गया। तो अनुशासन सबसे पहले। जिस प्रकार एक पतंग अनुशासन के डोर से अनुशासित होकर के ऊपर उड़ता है, एक छात्र या खिलाड़ी भी अनुशासित होकर के ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए आवश्यक है जो भी टाइम टेबल उसके लिए बनाया जाए। वैसे तो मेरे विचार से ये है कि सुबह आप उठते हैं, नित्य कर्म से निवृत्त होते हैं, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी हर जगह का नियम है। जितने भी प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, फिजिकल एक्टिविटी यदि आपके कंपटीशन आसपास ना हो तो जम करके कीजिए। बहुत पसीना बहाइए, जितना आप बहा सकते हैं मैक्सिमम। बुरी तरीके से कैसे कीजिए कि आप में चलने का भी सामर्थ्य ना हो, क्योंकि आप जितना करेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जितना अधिक आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ही आपको धनुष खिलौना जैसा रहेगा, क्योंकि आपका शक्ति बढ़ेगा तो धनुष आपके लिए हल्का हो जाएगा। और आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो धनुष के लिए खींचना कठिन हो जाएगा। आपको धनुष नियंत्रित करेगा, न कि आप धनुष को नियंत्रित कर पाए। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। उसमें दौड़ है, पीटी है, फिजिकल एक्टिविटी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, अलग अलग तरह के दुनिया भर के हैं, स्ट्रेचिंग है, आसन है, इन सब के बाद प्राणायाम है। ध्यान के लिए तो मैं कहूंगा कि इतना समय नहीं मिल पाता है, तो आप शाम के टाइम में ध्यान कीजिए या दोपहर में भोजन के बाद कुछ देर ध्यान कीजिए, किंतु ध्यान कीजिए अवश्य। सोते समय भी अपने तीरों को मानसिक रूप से चलाते हुए और हर एक तीर को 10 में लगते हुए देखिए जी, जिससे कि आपको सपने भी आए तो तीर चलाते हुए भी आए जी, और आप सपने भी देखें तो अपने आप को ओलंपिक में पदक विजेता के रूप में देखिए, जिससे आपका लक्ष्य वही हो। क्योंकि यदि आप ओलंपिक को अपना लक्ष्य बनाते हैं तो ये निश्चित है ये जो नेशनल आदि छोटे स्तर के कंपटीशन है ये स्वाभाविक रूप से पार हो जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मित्रों सर ने कहा, एक बहुत अच्छी लाइन मुझे ध्यान आती है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है।
तो बहुत ही अच्छी लाइन है, जीवन में आत्मविश्वास से युक्त होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसानाम युगाम्यहम्। जीवन में अगर अभ्यास कर रहे हैं और योग युक्त अभ्यास कर रहे हैं तो आप जरूर अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है हमारा सर आपसे कि शब्द भेदी बाण का अभ्यास किया जाता था पहले, तो हम चाहते हैं कि उस विषय में आप कुछ बताएं। एकाग्रता। आप किसी ध्वनि पर एकाग्र होकर के, आपने देखा होगा बहुत सारे दिव्यांग होते हैं जी, जिन्हें ये नैसर्गिक उपहार प्रकृति से ही मिला होता है या ऊपर वाले ने दिया हुआ, जो देख नहीं पाते हैं किंतु कुछ ऐसे हैं सुन सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो बिना देखे ही अपने आवाज किधर से आया उनको अनुभव एकदम सटीक लग जाता है। अच्छा, ये क्रिया कैसे की जाती है? सब योग से और ध्यान से संभव है। अनभ्यास विषम विद्या जीर्ण भोजनम विषम, ये सभी जानते हैं कि अनभ्यास से तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस धरती पर यह भी निश्चित है कि यदि आप कुछ कर रहे हैं तो पत्थर मारने वाले बहुत मिल जाएंगे जी, क्योंकि फलदार वृक्ष को तो पत्थर सहने पड़ते ही हैं जी। इस डर से ये नहीं हो सकता कि हम किसी काम को न करें। जो कुछ करता है सुनना उसी को पड़ता है, जो कुछ करता है नहीं उसको कौन कुछ कहेगा? वो सामान्य भीड़ में कहीं खो जाता है। इसलिए अभ्यास से ये संभव है। जो शब्दवेदी बाण या हम दिव्यास्त्रों के नाम आदि सुनते हैं, देखिए ये पदार्थ विज्ञान है। यदि आप किसी पदार्थ को किसी भी तीर के आगे लगा करके जी आप धनुष के द्वारा उसको चलाते हैं, यदि उसमें ऐसा पदार्थ है जो कि हवा के संघर्षण से, वायु के संघर्षण से उसमें धुआं उठता है तो धूम्रास्त्र हो जाता है। यदि अग्नि प्रकट होता है तो आग्नेयास्त्र हो जाता है। कोई उसमें ऐसा गंधक है जो ऐसा उसमें है कि हवा के संघर्षण से उसमें एक ऐसा स्मेल प्रकट हो जाए जो कि आपको मदहोश कर दे, आपको बेहोश कर दे, मोहनास्त्र के रूप में प्रयोग होता है। इस तरीके से अलग अलग शस्त्र थे। अच्छा, पहले पूर्वकालीन में जो है, पहले प्राचीन काल में देखें तो बाणों को मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता था और फिर उसका प्रहार होता था। जो मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं तो गुरुकुल में मंत्र का अर्थ एक प्रकार से विचार भी है। ठीक है, वेद मंत्र हैं, वो किसी न किसी के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं। मतलब उस पर उन्होंने बहुत रिसर्च किया है और उन्होंने सिद्ध करके उसको लिखा कि आप ये चीज कर पाए तो आप वहां तक पहुंचेंगे। आज हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि हम लोग वहां उस चीज को सिद्ध नहीं कर पाए। और मंत्र जो है विचार है। यदि किसी विचार से हम किसी चीज को बनाते हैं तो वो मंत्र शक्ति से ही वो सिद्ध हुआ है। इसलिए उस समय भी आप देखिए जितने शक्तिशाली लोग थे उन्हीं के पास ही वो दिव्यास्त्र थे, सामान्य व्यक्तियों के पास नहीं होते थे जी। आज भी तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इन्हीं जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं इन्हीं के पास वही दिव्यास्त्र हैं जी। अग्नि मिसाइल आदि या जितने भी हमारे विस्फोटक सामग्री हैं या दिव्यास्त्र हैं वो सब इन्हीं के अधिकार में तो पूर्व काल में भी वही राजकुमारों के पास या उनके सेनापतियों के पास उन्हीं के अधिकारों में था। तो सेम प्रथा अभी भी आ रही है। बस जैसा कि आपने कहा कि मंत्र विचारों से प्रकट होते हैं, जैसा कि मित्रों आप सुन सकते हैं कि यदि आपके विचार कैसे हैं वो आपके गति को, आप जो सामने वाले प्रभाव डालते हैं उस पर प्रभावित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि समाज को, देश को, राष्ट्र को आप तीरंदाजी तथा एक खिलाड़ी होने के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, जहां चाहे वहां राह है। सफल व्यक्ति हर समय समाधान खोजता है, असफल व्यक्ति बहाने। यदि आपको सफल होना है किसी भी रास्ते में तो आप उसमें समाधान खोजिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, क्योंकि आप समाधान खोजेंगे तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप सर को सुन सकते हैं कि जीवन में यदि समाधान चाहिए तो साधना करिए, और जो व्यक्ति साधना किया उसके जीवन में समाधान जरूर प्रकट हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि साधना साध्य को आसान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। इसलिए जीवन में यदि सफलता को प्राप्त करना है, एक खिलाड़ी के जीवन शैली को अपनाएं, एक खिलाड़ी के रूटीन को अपनाएं, उसकी संघर्षशील विचारधारा को अपनाएं, क्योंकि मंजिल पार करके मंजिल तलाश कर, और मिल जाए अगर दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, और पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इस भावना को, इस विचारधारा को अपनाएं, और आने वाले समाज जो जो व्यक्ति इस मेरी बातों को सुन रहे हैं, आज के संवाद को सुन रहे हैं, मैं आप सभी का इस विचार के प्रति आह्वान करता हूं। तब तक बने रहिए प्रज्ञापुंज चैनल साधना समाधान। धन्यवाद, नमस्कार।